हेलो एवरीवन, हाउ आर ऑल ऑफ यू। मैं चेतन मिश्रा आप सबों का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आईआईटी जेईई की फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज में हमने आज के वीडियो को एचसी वर्मा चैप्टर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे बनाया है। हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। मैं हमेशा से मानता हूं कि एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपको कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत है तो आपको वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 को जरूर सॉल्व करें। और आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चंस तो सॉल्व किए ही हैं, साथ साथ उसके आसपास की जो थियरी है मैंने उसको भी डिस्कस की है, सो दैट आपका एक तरह से चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए। इस दौरान वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर थोड़ा टाइम देकर हम कुछ चीजें सीख सके तो थोड़ा टाइम हम लोग इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। ओके, सो लेट द लर्निंग बिगिन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर शेप, और हमसे पूछा गया है कि ए बी और सी पर फील्ड ज्यादा कहां होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। हमें देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां ज्यादा पास होंगी वहां पर फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी। तो हमें ये फिगर थोड़ा सिमेट्रिक सा दिख रहा है, तो मैं ए और सी पे देख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो क्लोजनेस है वो लगभग बराबर है। तो ए और सी पर फील्ड बराबर होनी चाहिए, राइट। और पॉइंट बी पर मैं देख सकता हूं कि फील्ड लाइंस में सेपरेशन यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू पॉइंट्स। ऐसा है, इसीलिए मैं बता सकता हूं कि बी पर फील्ड की वैल्यू ए और सी के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक छोटी सी टिप दे दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम दो चीजें पता कर सकते हैं। एक, रिलेटिव मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता करना मुश्किल है। मैं दो पॉइंट्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकता हूं। मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी बनाई तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां वाले पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और यहां वाले पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू कम होगी। अब कितनी होगी ये निकालना मुश्किल है, तो हमें मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करने में यहां पर हेल्प मिलती है, राइट। उसके बाद हमें इससे दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम फील्ड पर टैंजेंट बना के डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एरो इस तरफ बना हुआ था तो मुझे ये वाला डायरेक्शन लेना चाहिए। मुझे यहां पर चाहिए तो मैं यहां पर एरो मतलब टैंजेंट बनाऊंगा, और मुझे वो टैंजेंट फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो फील्ड लाइन से दो चीजें मिल गई, क्या क्या? रिलेटिव मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। क्लियर? ओके। नंबर 2, when the separation between two charges is increased, then the electric potential energy of the charges। दो चार्जेस के सेपरेशन को हमने बढ़ा दिया। बहुत ही सिंपल है ये। सेपरेशन अगर चार्जेस के बीच में आ रहा है, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक को बोला Q और दूसरे को भी बोला Q, अलग अलग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे KQ² बाय R। और अगर मैंने यहां पर R की वैल्यू को इंक्रीज किया तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर डिक्रीज करेगी। लेकिन हमें दूसरा केस भी लेना पड़ेगा जहां पर चार्जेस अनलाइक हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने यहां पे Q1 ले लिया और यहां -Q2 ले लिया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो होगी -K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, वेयर R इज द सेपरेशन बिटवीन देम। मैंने R को बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा, लेकिन एक नेगेटिव वैल्यू अगर छोटी होती है, मतलब मैं -3 को और -2 को कंपेयर करूं तो -2 -3 से बड़ा होगा। उल्टा हो गया, -2 -3 से बड़ा होगा। दैट मीन्स यहां पर वैल्यू इंक्रीज करते हुए मिलेगी। मतलब इसका आंसर क्या होगा? इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, if a positive charge is shifted from low potential region to high potential, electric potential energy को क्या होगा, वो बढ़ेगी या घटेगी? तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी चार्ज को यहां से यहां ले गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, तो ए लो पोटेंशियल है, बी हाई पोटेंशियल है, मतलब ए से बी पे जाने में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पोटेंशियल जिस तरफ डिक्रीज करता है, फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ होता है। तो फील्ड यहां पे किधर होनी चाहिए, फील्ड यहां पे इधर होनी चाहिए। तो मैं देख सकता हूं यहां से यहां तक ले जाने में किसी चार्ज को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे फॉर्मूला लेके सीधा बता सकता था, दैट पोटेंशियल एनर्जी यहां पर सिंपली Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। मैं सीधा बता दूंगा कि फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो यहां पर ये वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? लेकिन डेल्टा पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, लेकिन यहां पर तुम्हें ज्यादा फील आएगी कि अगर मैंने एक चार्ज को ए से बी तक मूव कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराया, तो इस केस में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम राइजेस। इसको मैं एक और एग्जांपल से सिखा सकता हूं। अगर मैं एक ब्लॉक को ऊपर मूव कराता हूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। मैं अगर ऊपर मूव करा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करा रहा हूं, राइट? तो यहां पर हम अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को मूव कराएं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट हर केस में चलेगा। अगर मैं इसे स्प्रिंग वाले केस में लगाऊं, तो अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से पुल करूंगा तो मुझे ये मिलेगा कि मैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर ये रिलैक्स स्टेट था, ये इलोंगेटेड स्टेट है, तो मैं जब इसे यहां से यहां तक मूव करा रहा हूंगा तो स्प्रिंग इसे पीछे पुल कर रहा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। मैं इसे इधर भी मूव करा दूं तो इसे स्प्रिंग बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा, इन दैट केस ऑल्सो द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट था जो पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज या डिक्रीज को पहचानने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पर हमने दो इक्वल पॉजिटिव चार्जेस को रख दिया। पोटेंशियल अगर मैं लिखना चाहूं डिस्टेंस एक्स पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। सो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय एक्स प्लस के क्यू बाय आर माइनस एक्स। के क्यू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय आर माइनस एक्स। इसको मैं आराम से चेक कर सकता हूं, एक्स की वैल्यू जब जीरो को टेंड करेगी मतलब ये वाला टर्म काफी बड़ा हो जाएगा, तो पोटेंशियल भी काफी बड़ा हो जाएगा। अगर x की वैल्यू r को टेंड कर जाए, अब ये वाला डिनोमिनेटर जीरो होने वाला होगा, मतलब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन काफी बड़ा हो जाएगा, तो पोटेंशियल विल अगेन टेंड टू इंफिनिटी। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब है अगर मैं पॉइंट को यहां से ऐसे मूव कराना शुरू कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, Q के बहुत पास हूं तो मुझे इनफाइनाइट पोटेंशियल मिल रहा है, इस Q के बहुत पास हूं तो भी इनफाइनाइट मिल रहा है, और बीच में फाइनाइट है, मतलब ये पोटेंशियल्स कुछ ऐसे वेरी करनी चाहिए ना। तो ये बीच में पहले ये रिड्यूस करेगा फर्स्ट हाफ में और उसके बाद ये फिर से इंक्रीज करेगा, सो इट शुड डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि हम एक चार्ज के बहुत पास जाएंगे तो उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का कुछ फाइनाइट रहा, दूसरे चार्ज के बहुत पास जाएंगे उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का भी फाइनाइट है तो जोड़ जाड़ के इनफाइनाइटी हो जाएगा, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स पे तो फाइनाइट है ना, तो हमें इंफिनिटी से पहले घटना पड़ेगा और फिर बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे इंफिनिटी की तरफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नंबर 5, हम यहां पर एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल में हमें ढूंढना है कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल मिनिमम है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी तरफ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फील्ड इस तरफ है। हमें पता है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होता है। तो मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं अगर यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ भी हो उसके परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल कांस्टेंट हो, ये हमेशा फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो मैं यहां पर अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, ये कुछ ऐसे होगा, और फील्ड के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो इन सारे सरफेसेस का पोटेंशियल रिड्यूस होगा। तो सबसे कम पोटेंशियल वाला सरफेस जो सबसे राइट मोस्ट होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला सरफेस जो इस सर्कल को टच करे वो उसके लेफ्ट मोस्ट एंड को टच करेगा। तो हमसे पूछा गया कि मिनिमम कहां पे होगा, तो मिनिमम ये वाले पॉइंट पे होगा, मतलब आई थिंक दिस इज पॉइंट ए, राइट। तो इस क्वेश्चन से एसोसिएटेड जो ज्ञान था वो ये था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं, और जैसे हम फील्ड की तरफ बढ़ेंगे पोटेंशियल की वैल्यू रिड्यूस होगी। फाइन। इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट, इट्स वेट मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। क्यों? अगर एक बॉडी को हम रब करके चार्ज कर रहे हैं तो हो सकता है दैट ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बॉडी कैसा चार्ज हो जाए? नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है विच मींस क्या हमने इसमें प्रोटॉन डाला है? नहीं, हमने इससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है। और अगर बॉडी में नेगेटिव चार्ज है मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर डाला है। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए। तो यहां पर हमें दिख जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालेंगे तो मास कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को हम बॉडी में डालेंगे सो द मास विल इंक्रीज। मतलब ये इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो इस केस में द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। An electric dipole is placed in uniform electric field. The net electric force on the dipole. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस तरफ है, और हमने डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस उन्हें हमने ऐसे रखा है, दिस इज Q एंड दिस इज माइनस Q। तो अगर मैं यहां पर चार्जेस पे फोर्स देखूं तो ये वाले चार्ज पर जो फोर्स होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा QE, लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन ठीक उल्टा होगा। तो मैं नेट फोर्स तो देख सकता हूं ना, नेट फोर्स यहां पर हमें जीरो ही मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म। अगर यहां पर फील्ड की वैल्यू E1 होती, यहां पर E2 होती, देन ये दोनों कैंसिल नहीं होते, लेकिन यहां पर कैंसिलेशन होगा बिकॉज ये दोनों फील्ड्स की वैल्यू सेम है। तो ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो इनका, द नेट फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स हो सकता है, बट यूनिफॉर्म में नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रॉस कर देंगे तो वहां से हमें टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द सिचुएशन in the given figure, the work done in taking a point charge from P to A is WA, P to B is WB। अच्छा, तो सिंपल सी बात है, इस केस में वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस द इनिशियल पोटेंशियल। ये फॉर्मूला हमें यहां पर यूज करना है। तो वर्क डन अगर मैं WA कैलकुलेट करूं तो WA की वैल्यू हो जाएगी Q टाइम्स VA माइनस VP। वर्क डन in the case of B is Q times VB minus VP. Work done in C is Q times VC minus VP। एक चीज तो हम आराम से देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज KQ बाय डिस्टेंस। यहां पर R हो जाएगा सर्कल का रेडियस, पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी, और तीनों पॉइंट्स यहां से बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। तो यहां पर अगर हमारे तीनों पोटेंशियल्स बराबर आ गए तो हमें वर्क डन भी यहां पर
इक्वल मिलना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ओके, या एक और तरीके से हम सोच सकते हैं इसे, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है दैट इज अ स्फीयर. इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा. तो मैं चार्ज को लाकर इस सरफेस पे कहीं भी रख दूं, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. तो वहां से भी आंसर हमें ऑप्शन सी ही मिलने वाला है. A point charge q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge q. Okay, एक चार्ज हमने यहां रख दिया, इस बेचारे ने फील्ड जनरेट की, और हमने दूसरे चार्ज को इसके चारों तरफ एक सर्कल में घुमा दिया. तो हमसे पूछा गया द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. राइट, बहुत इजी है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इस सर्कल के परपेंडिकुलर, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स. और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमसे पूछा जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पर क्या मैं कह सकता हूं हमेशा रेडियस की तरफ होगा, इन द रेडियल डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में. तो यहां पर ये जो एंगल बन रही है ये एंगल है 90. तो E की जो वैल्यू होगी वो dr के परपेंडिकुलर होगी. इसीलिए चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा. इस वजह से इस केस में वर्क डन आएगा 0. या एक दूसरा तरीका ये हो सकता है सोचने का कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट हो रहा है दैट इज अगेन अ स्फीयर, और ये सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो इक्वल होगा ना. और अगर पोटेंशियल इक्वल है, पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, दैट मींस वर्क डन हैज टू बी 0. राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होता है माइनस क्यू टाइम्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. तो यहां पर फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल इक्वल है, तो हमें यहां पर कोई भी वर्क डन नहीं मिलने वाला. तो नाइन्थ के केस में द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. So we are starting objective 2 now. Multiple options correct. Mark out the correct options. The total charge of the universe is constant. Yes. Conservation of charge. Total positive charge of the universe is constant. No. क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाए. तो ऐसे केसेस में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है यूनिवर्स का थोड़ा सा कम हो जाए, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज भी कम होगा. राइट, या कुछ केसेस में न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है. ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में. द टोटल नेगेटिव चार्ज ये भी नहीं होगा. द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि दो पार्टिकल एक बना रहे हैं या फिर एक पार्टिकल दो बना रहा है. यहां पे और भी सारे कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, तो थोड़ा सा हमें यहां पर केयरफुल होना होगा. तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन ए है. क्लियर? A point charge is brought in an electric field. The electric field at a nearby point. एक चार्ज हमने यहां पर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इस तरफ है, तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी ये फील्ड तो है ही, प्लस चार्ज के कारण की फील्ड होगी ना. अगर ये डिस्टेंस x है तो मैं यहां पर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर लिखूंगा. तो इस पॉइंट की जो नेट फील्ड है वो पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर गई. लेकिन अगर मैंने पॉइंट यहां लिया होता तब क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता और के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, बिकॉज पॉइंट चार्ज है इसके कारण जो फील्ड की वैल्यू होगी वो पॉइंट चार्ज से अवे होती है. तो इस पॉइंट पर जो फील्ड है वो E माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल होता. मतलब हम पॉइंट कहां पर ले रहे हैं, डिपेंडेंस उस बात पे आ रही है. इसीलिए मैं कह सकता हूं इट मे इंक्रीज और मे डिक्रीज. विल मतलब हम पूरी तरह से श्योर है. ठीक है, इट मे इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, इट मे डिक्रीज. अगर हमने यहीं पर नेगेटिव चार्ज लिया होता मतलब पॉजिटिव चार्ज भी फील्ड को बढ़ा घटा सकता है.
अगर हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज लिया होता तो इस पॉइंट की फील्ड क्या होती, ई माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव चार्ज के होने से फील्ड की वैल्यू घट सकती है, लेकिन इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज का फील्ड भी उसके तरफ, एक्सटर्नल फील्ड भी इधर, तो यहां पर फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर चार्ज फील्ड को घटाएगा ही या बढ़ाएगा ही, ये पॉइंट के लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा अनश्योर होना पड़ेगा, मतलब हमें विल वाले केस में नहीं, मे वाले केस में जाना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शंस यहां पे होंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड वी। इसमें हम सारे केसेस को इंडिविजुअली डील करेंगे। तो ऑप्शन ए की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए? नहीं, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। अगर मैंने चार्ज इक्वल चार्ज लिया, मैं मिड पॉइंट पे देखूं तो दोनों की फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, ई की वैल्यू जीरो है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू यहां पर नॉन जीरो है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता, मैंने इसे गलत प्रूव कर दिया। ऑप्शन बी, इफ वी जीरो ई मस्ट बी जीरो। मैंने अगर एक केस यहां लिया, चार्ज की वैल्यू मैंने क्यू रखी और यहां पर रखी माइनस क्यू, तो मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो मिड पॉइंट पर क्या होगा, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल एक क्रिएट करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल दूसरा भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहां पर नेट पोटेंशियल हो गया जीरो। तो अगर नेट पोटेंशियल जीरो है मिड पॉइंट पे, दैट मींस यहां पर फील्ड भी जीरो होगा। नो, फील्ड क्यू के वजह से टुवर्ड्स राइट होगा, माइनस क्यू की वजह से नेगेटिव चार्ज फील्ड को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव चार्ज बोलता भाई दूर जाओ दूर जाओ। तो माइनस क्यू की वजह से भी फील्ड इधर ही होगी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो जीरो है, लेकिन फील्ड की वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है जी, तो हमें स्टेटमेंट 2 भी सही नहीं लग रहा है। इफ पुट इज नॉट जीरो, पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो। एक पॉइंट पर फील्ड नॉन जीरो है, तो क्या पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है। हमने यहीं पर चेक किया, फील्ड अगर नॉन जीरो है तो यहां पर पोटेंशियल जीरो हुआ ना, ये भी गलत है। इफ पोटेंशियल इज नॉन जीरो, ई कैन नॉट बी जीरो। स्फेरिकल शेल लेते हैं, ये एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर वाले पॉइंट पे क्या होता है, फील्ड की वैल्यू जीरो हर पॉइंट पे। चार्ज की और रेडियस आर में मान रहा हूं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इनसाइड कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर। तो मैं देख सकता हूं फील्ड मुझे जीरो मिल गया, लेकिन पोटेंशियल मुझे नॉन जीरो मिला। और यहां पे कह रहा है कि पोटेंशियल नॉन जीरो है तो फील्ड जीरो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे भाई, अभी तो हमने प्रूव किया। तो ये भी नहीं होगा, तो इस केस में आंसर इज नन। फाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट्स टू 80 वोल्ट्स। 120 से 80 पर ये रिड्यूस कर गया। ठीक है, तो ये -1 से 1 सेंटीमीटर तक हमने मूव किया। दिस इज x इक्वल टू -1। ठीक है, एंड दिस इज x इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एक तो पोटेंशियल जिस तरफ रिड्यूस हो रहा होता है, फील्ड इस तरफ होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसकी मैं बात करूंगा। तो यहां पर मैं अगर x डायरेक्शन की फील्ड की बात करूं तो Ex की वैल्यू में लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन x। पोटेंशियल का चेंज कितना है, 120 माइनस 80 मतलब 40 हो गया, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने मूव करा, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये वोल्ट है। सो दिस इज 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन लोग गलती यहीं पे करते हैं, ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट देगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू को हम इस एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, और हो सकता है कुछ EZ में भी हो जो हमें x के लॉन्ग मूव करके पता नहीं चलेगा, बिकॉज दोज फील्ड्स कैन नॉट क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग x। तो यहां पर नेट फील्ड की जो वैल्यू वो या तो 20 होगी या 20 से ज्यादा होगी। EY EZ अगर नॉन जीरो हुए तो वो 20 से ज्यादा होगी, अगर EY EZ एग्जैक्टली जीरो है तब वो 20 के बराबर होगी। तो मैं यहां पे श्योर तो नहीं हो सकता, तो मस्त वाला तो गया। तो ये या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा, लेस नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर एडिंग स्क्वायर क्वांटिटीज टू EX। तो स्क्वायर को ऐड करने से ये यहां पर लेस नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। Which of the following quantities do not depend upon the choice of zero potential or zero potential energy? बहुत ही सिंपल है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल ये डिपेंड करता है, जैसे हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं ना, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस इंफिनिटी से ए ई डॉट डी आर की वैल्यू। तो ये हमें मिलती है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। हम लोगों ने कन्वेंशनली पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो बोला होता है, तो ये जीरो बोल देते हैं, तो उससे हमें पोटेंशियल एट ए डिफाइन करने की आजादी मिलती है। लेकिन अगर हमने पोटेंशियल एट इंफिनिटी को जीरो नहीं बोला तो ए का मैं वी इंफिनिटी को जो भी मान लू, तो इस वैल्यू का आउटपुट मुझे यहां से क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वी ए की वैल्यू वी इंफिनिटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। तो मैं यहां पर वी इंफिनिटी को चेंज करता जाऊं तो मुझे पोटेंशियल एट ए भी चेंज होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर ऑप्शन ए नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ये वैल्यू चेंज नहीं कर सकती। मान लो मैंने वी ए निकाला, मैं सिमिलरली वी बी निकालता हूं, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से बी ई डॉट डी आर। और जब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, वी बी माइनस वी ए करके, तो इसमें वी इंफिनिटी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने में किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं होगी। तो ये आंसर हमें यहां पर सही दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कैसे निकाल हम कैलकुलेट करते हैं। एक चार्ज को हमने यहां पे प्लेस किया, मान लो Q1, और दूसरे चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक हम मूव करके लाए, तो वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एज ये दूसरा वाला चार्ज Q2 इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं P कहता हूं और इंफिनिटी से ला रहे हैं तो माइनस वी इंफिनिटी। लेकिन अगर मैं वी इंफिनिटी को चेंज कर दूं तो मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करती हुई दिखेगी। इसीलिए मुझे इस ऑप्शन सी पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी इंफिनिटी को अगर हम जीरो ना कहें, हमने किसी और पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो बोल दिया, तो यहां पर हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिफरेंट मिलेगी। लेकिन चेंज यहां पर फिर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डील्स विथ चेंज इन पोटेंशियल, राइट। दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को अगर हम निकालेंगे, जैसे यहां पर मैं बॉडीज को ए से बी तक मूव करा रहा हूं और फिर पूछ रहा हूं व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ऐसे टाइप के टर्म्स को यूज करेंगे, और ऐसे में इंफिनिटी वाला टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो चुका होता है, राइट। तो ध्यान रहे, फंडा यहां पर यह है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम चेंज कैलकुलेट करें तो रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं इस ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे जानना पड़ेगा ये कितनी हाइट पे है, लेकिन मैं अगर इस ब्लॉक को 1 मीटर ऊपर मूव कराऊं, यहां से यहां या फिर यहां से यहां, फर्क नहीं पड़ता, चेंज विल ऑलवेज रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू कि हमने शुरुआत कहां से की। ये फैक्ट क्लियर है? ओके। An electric dipole is placed in an electric field generated by a point charge.
एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वो फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मैं डाइपोल को रखूंगा तो क्या डाइपोल पे फोर्स जीरो होगा? नहीं, डाइपोल पे फोर्स जीरो कब होता है? सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फील्ड में। ओके, तो यहां पर मुझे ऑप्शन ए पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो। डाइपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैंने फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से चेक की कि कैसे है, तो मैं डाइपोल को कैसे भी रख दूं, ये वाला चार्ज इधर होगा, मान लो ये नेगेटिव क्यू है, ये ऐसा पुल होगा, ये वाला चार्ज पॉजिटिव क्यू है तो ये इस तरफ से पुश होगा। तो ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा बिकॉज दीज आर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ये जीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता फॉर एनी पॉसिबल ओरिएंटेशन, राइट? तो ऑप्शन बी भी मुझे यहां गलत लग रहा है। ऑप्शन सी, टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो। टॉर्क क्या जीरो होगा? टॉर्क की वैल्यू होती है P क्रॉस E, और टॉर्क को जीरो होने के लिए या तो P और E पैरेलल होंगे या फिर P और E एंटी पैरेलल होंगे। तो P और E एंटी पैरेलल या पैरेलल हो तभी टॉर्क जीरो होगा। तो मस्ट कहना गलत होगा ना। क्या हमेशा एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगी? जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी भी यहां पर गलत है। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू फील्ड मे बी जीरो। यस, इट मे बी जीरो। अगर पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है ये इस तरफ है, तो मैं डाइपोल को अगर ऐसे या ऐसे रख दूं, इन दोनों केसेस में हमें नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, विच इज ऑप्शन डी। A proton and an electron are placed in a uniform electric field. The electric forces acting on them will be equal. बहुत इजी है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा ना। और न्यूटन के थर्ड लॉ से ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम विल बी इक्वल। क्या फोर्सेस बराबर नहीं है? फोर्सेस वेक्टर्स होते हैं और हमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना होगा। ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो यहां पर फोर्सेस इक्वल होंगे? नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल, यस, इक्वल एंड ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड चाहिए तो वो बराबर होगा। देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, नो। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो मैं मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर करूं तो ये ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो अगर मासेस बराबर भी होते तो भी एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। अब यहां तो मास ही अलग अलग है, तो इन दोनों में से भी कोई ऑप्शन यहां पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। मतलब यहां मल्टीपल करेक्ट में भी एक ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मल्टीपल करेक्ट हो तो हमें दो तीन मारनी है कम से कम। The electric field in a region is directed outward and is proportional to the distance r from the origin. तो इलेक्ट्रिक फील्ड origin से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं E को प्रोपोर्शनल टू R लिखूंगा, लेकिन मैं E को कुछ लैम्डा टाइम्स R भी लिख सकता हूं। लैम्डा इज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होगी माइनस dv बाय dr के बराबर, ठीक है? तो यहां से dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस लैम्डा r dr। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो r की वैल्यू जीरो, मतलब ओरिजिन पे ये जीरो है, और r पे ये वैल्यू v हो जाएगी। तो मुझे v की वैल्यू मिलनी चाहिए माइनस लैम्डा r स्क्वायर बाय 2। अब लैम्डा बाय 2 जो भी हो मुझे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ये चीज देख सकता हूं कि v की वैल्यू r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा? नहीं। इज इट प्रोपोर्शनल टू r? बिल्कुल भी नहीं। इज इट प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर? यस। It increases as one goes away from the origin. So ये वैल्यू है माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं r को बढ़ाता जाऊंगा, r स्क्वायर तो इंक्रीज करेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा टर्म
RHS का नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, मतलब -2, -4, -6, -8, तो ये इंक्रीज नहीं कर रही है, ये डिक्रीज कर रही है। और दूसरा लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही बिल्कुल नहीं है। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।